हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग एकदम मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से अपनी अगली क्लास के लिए, अपने अगले लेक्चर के लिए यहाँ तैयार हैं। हमारा पिछला लेक्चर पब्लिश हुआ था, आप लोगों तक पहुंचा था और हमें लगता है कि आप सभी ने देखा और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला भी। जिसने अगर अभी तक नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप वो पिछली वीडियोस देखें, फिर इसे देखें तो आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप लोग को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में शुरू किया पदार्थ से, फिर उसका वर्गीकरण हमने पढ़ा था। आज पदार्थ के चैप्टर में ही आज लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम मिश्रण के पृथक्करण की विधियां पढ़ेंगे। इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो हम ये पढ़ते हैं और आज ये पहला चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो से हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होगा, विलयन। तो आज का हमारा जो लेक्चर शुरू हो रहा है मिश्रण के फ्रेंड्स, हमें मिश्रण प्राप्त होते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ नेचुरली होते हैं, कुछ हमसे बनते हैं, कुछ गलतियों से भी हो जाते हैं जिन्हें हमें सुधारना होता है। तो उनको पृथक्करण किस तरह से किया जा सकता है। मिश्रण में जिन जो अवयव मिल चुके हैं उन्हें अगर हम अलग अलग रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो किस किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका अध्ययन आज के लेक्चर में या आज के वीडियो में हम सभी देखेंगे। तो सबसे एक प्रचलित विधि है जो हम सभी जानते ही हैं, व्यवहारिक रूप से घरों में उपयोग भी करते हैं। बहुत सरलतम उदाहरण आप सभी जान जाएंगे। पहली विधि निस्यंदन। ये हिंदी में है, वैसे इसको आप सभी जानते हैं। इसमें जो काम होता है वो होता है छानना। छानकर मिश्रण को अलग अलग उनके अवयवों के रूप में प्राप्त किया जाता है। इंग्लिश में इसको छानने के लिए पहले इसका एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल, भूमिगत जल का शुद्ध होना। हम सभी भूमिगत स्रोत से जब जल प्राप्त करते हैं, शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं, अशुद्धियाँ बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ भी पानी का शुद्धिकरण या पानी में जो प्रदूषित मात्राएं मिली होती हैं, मिश्रित हो जाती हैं, वो छन जाती हैं भूमिगत पहुँचकर। और ये जो नेचुरल क्रिया है, प्राकृतिक रूप से है ये, और ये किसका उदाहरण है? निस्यंदन का ही एक उदाहरण है जो कि प्राकृतिक है। आसुत जल हम सब प्राप्त करते हैं एकदम जो कि उदासीन जल हो। आसुत जल का शुद्धि नॉर्मल वाटर है, उसको हम अगर आसूत जल में परिवर्तित कर रहे हैं, आसूत जल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें
उसे इस रूप में प्राप्त करने के लिए इसी विधि का सहारा लेना पड़ता है, निस्यंदन या छानना। छानने की ही प्रक्रिया है ये पहली विधि मिश्रण के पृथक्करण की, जो कि व्यवहारिक रूप से भी हम अपने आसपास देखते हैं और उपयोग करते हैं। बहुत ही उपयोगी विधि है ये। छानने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिल्टर। फिल्टराइजेशन। तो इस विधि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिल्टराइजेशन। दूसरी विधि ऊर्ध्वपातन। इस विधि के द्वारा भी हम मिश्रणों को अलग करते हैं। तो किस प्रकार के मिश्रणों को हम भिन्न अलग रूप में उनके अवयवों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ये अभी अब देखेंगे। तो दूसरी विधि ऊर्ध्वपातन, इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में देखा था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से गैस के रूप में ठोस से द्रव के रूप में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ही गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातित वस्तु या ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोलते थे। और इस क्रिया को, जो कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते थे, ऊर्ध्वपातन विधि बोलते थे। उसी विधि के द्वारा भी कुछ मिश्रणों का पृथक्करण संभव है, जैसे कि कपूर, आयोडीन। यही ऐसे वस्तुएं हैं जो ऊर्ध्वपातित विधि को दर्शाती भी थी। और इन्हीं के माध्यम से अगर कपूर, आयोडीन या नेप्थेलिन, इनमें अगर कोई अशुद्धि है तो ऊर्ध्वपातन विधि के माध्यम से इनका शुद्धिकरण किया जा सकता है, इसमें मिले मिश्रण को अलग किया जा सकता है। और हमें ये किस रूप में मिलेंगे? शुद्ध रूप में, गैस के फॉर्म में। दूसरी विधि, दूसरी नहीं, तीसरी, आसवन। डिस्टिलेशन। आसवन और प्रभाजी आसवन दो विधियां हैं जो बोलने में हमें शब्द एक ही आ जाते हैं, दोनों में, आसवन और प्रभाजी आसवन। तो दोनों एक साथ हम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसा कि आसवन दोनों में ही दिख रहा है हमें, एक नया शब्द आ जाता है, प्रभाजी। अर्थात कुछ न कुछ ऐसा होगा कि इस विधि में, आसवन विधि में, मिश्रण को हम पृथक कर लेते होंगे, लेकिन कुछ मिश्रण ऐसे होंगे जो इसमें पृथक करना संभव नहीं हो पाता होगा। मतलब उसको ज़्यादा गहराई में जाकर पृथक करने की आवश्यकता होगी, तब किस विधि की आवश्यकता होती है? प्रभाजी आसवन की। तो देखते हैं आसवन में क्या होता है। ये जो आसवन विधि है वो मुख्यतः द्रवों वाले मिश्रण के लिए होता है। किनके लिए? द्रवित रूप में जो मिश्रण होंगे उनके पृथक्करण के लिए ये विधि उपयोगी होती है। और कब होगी? जब द्रवों में क्वथनांकों का
मान लेते हैं कोई दो द्रव मिले हुए हैं और एक मिश्रण बन रहा है, तो उन दोनों द्रवों का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक हम सभी जानते हैं, ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे या गर्म होना शुरू कर दे, वही पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो अगर दो द्रवों का मिला हुआ मिश्रण हमें जिसका पृथक्करण करना है, उनके क्वथनांकों में अंतर थोड़ा ज़्यादा हो, यानी एक का बॉइलिंग पॉइंट 10 हो तो दूसरे का 15, 20, ऐसे थोड़ा अंतर ज़्यादा हो, तो कौन सी विधि हम उपयोग कर सकते हैं? आसवन। इसमें कैसे पृथक्करण होगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एल्कोहल और पानी का। ये मिश्रण है हमारे पास अल्कोहल और पानी का। अगर इसमें से हमें अल्कोहल और पानी को अलग अलग करना है तो हम आसवन विधि का उपयोग कर सकते हैं। आसवन में मान लेते हैं ये एक बर्तन है, इसमें ये मिश्रण मिला हुआ है। क्योंकि अल्कोहल का क्वथनांक पानी के क्वथनांक से ज़्यादा होता है, उल्टा बोल रहे हैं, पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है, अल्कोहल का कम होता है। तो जब हम इस मिश्रण को ताप देंगे या गर्म करेंगे, तब चूंकि अल्कोहल का क्वथनांक कम है तो ये गैस के फॉर्म में ऊपर उठने लगेगा और यहाँ हम इसको संघनित करके इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रकार से अल्कोहल हमें अलग मिल जाएगा और जो शेष बचेगा वो पानी होगा, क्योंकि यहाँ मिश्रण ही अल्कोहल और पानी का है, कुछ और चीज़ें नहीं है। तो आसवन में इस प्रकार से हम और भी मिश्रण है इनको अलग कर सकते हैं। और ये जो आसवन विधि है वो मुख्यतः द्रवीय रूप के मिश्रण के लिए ही उपयोगी है, जब मिश्रण द्रव की अवस्था में हो। और ये इस प्रकार से हम पृथक्करण तभी कर पाएंगे जब उन द्रवों वाला जो मिश्रण है, जो अवयवी द्रव उसमें मिले हुए हैं मिश्रण में, उनके क्वथनांकों में अंतर थोड़ा सा ज़्यादा हो। अब जब दूसरा है ये प्रभाजी आसवन, जिसमें हमें थोड़ी सी गहराई में जाके करना है, तो इसमें कब होगा? ये भी द्रवीय मिश्रण के लिए ही है। इनको मिटा देते हैं, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें भी ये जो प्रभाजी आसवन है, ये द्रव वाले मिश्रणों के पृथक्करण के लिए ही है, परंतु कब होगा? जब इनके क्वथनांकों में अंतर कम हो। जब क्वथनांकों में अंतर थोड़ा ज़्यादा है तब तो हम सरल आसवन विधि से कर लेंगे, जो कि आसवन में दो भाग होते हैं। पहला भाग वाष्प देंगे हम, वाष्पीकरण होगा, फिर दूसरा भाग होगा जब उसको संघनित करेंगे तब हमें अलग अलग अवयव प्राप्त होंगे। प्रभाजी आसवन में जब इनका क्वथनांकों में अंतर बहुत कम हो, कोई दो द्रव हैं, दो द्रव मिलके मिश्रण बना रहे हैं, उनके क्वथनांक बहुत कम है, ऐसे में इस विधि का उपयोग हम करते हैं, प्रभाजी आसवन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ऑयल रिफाइनरी को देख सकते हैं। यहाँ कच्चे तेल का शोधन किया जाता है।
कच्चे तेल का शोधन किया जाता है इनमें, और उनमें जो उस कच्चे तेल, क्योंकि बहुत सारी इसमें ये एक तरह का मिश्रण ही है, बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं और कई द्रव हमें प्राप्त होंगे इनके आसवन करने पे, इनका संशोधन करने पे, शोधन करने पे। तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? प्रभाजी आसवन का। प्रभाजी आसवन की विधि कब उपयोगी होगी? द्रवीय मिश्रण के लिए ही होगा, लेकिन और कब? जब उन द्रवों के क्वथनांकों में अंतर बहुत कम हो। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो आसवन विधि से आसानी से किया जा सकता है, जब अंतर कम होगा तब करेंगे। इसमें क्या होता है, कच्चे तेल को एक बॉयलर में, बॉयलर यानी जिसमें हम इसको बॉयल करते रहें, अलग अलग ये कच्चे तेल को यहाँ से डाला जा रहा है और यहाँ से ताप दिया जा रहा है। ये बॉयल हो रहा कच्चे तेल में, मान लेते हैं ये क्वथनांक के ताप पॉइंट अलग अलग है। यहाँ मान लेते हैं ये 56 है, ये 57 डिग्री है, 58 डिग्री, 59 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे। तो सबसे पहले जो कच्चे तेल के शोधन में सबसे पहले जो पदार्थ हमें प्राप्त होगा या सबसे पहले जो द्रव प्राप्त होगा वो होगा केरोसिन। अर्थात 56 डिग्री। हम ताप निश्चित नहीं कह रहे हैं, ऐसे तापों में होता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले जो सबसे न्यूनतम क्वथनांक होगा कच्चे तेल में, जो पहला द्रव हमें प्राप्त होगा वो होगा केरोसिन। उसके बाद हमें अगले ताप पॉइंट पे डीजल प्राप्त होगा, फिर अगले पे पेट्रोल, और फिर अगले पे एलपीजी, और इसके बाद अगले पे सीएनजी। इस तरह से, मतलब यहाँ से हम डाल रहे हैं, यहाँ से ताप मिल रहा है, तो सबसे कम जो क्वथनांक बिंदु है जिसका किसका है? केरोसिन का। तो सबसे पहले क्या अलग हो जाएगा? यहाँ भी ये वाष्प के रूप में ही मिलेगा और इसको हम संघनित कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? केरोसिन। फिर ये पदार्थ थोड़ा आगे बढ़ेगा, यहाँ आएगा, तो इस पॉइंट में हमें क्या मिल जाएगा? डीजल, जिसको संघनित करके हम इकट्ठा कर लेंगे। फिर ये द्रव थोड़ा और आगे आएगा, इस पॉइंट पे हमें आगे जाके पेट्रोल मिलेगा, और यही आगे बढ़ के एलपीजी, और पुनः ये आगे जब बढ़ेगा तो सीएनजी। अर्थात कच्चे तेल के शोधन में सबसे पहले मिलने वाला जो द्रवीय पदार्थ है वो है केरोसिन, फिर डीजल, पेट्रोल, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में है और बहुत उपयोगी है, और वर्तमान में इसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में हम सभी जानते भी हैं या आगे पढ़ेंगे भी। तो प्रभाजी आसवन, ये ऑयल रिफाइनरी में इसका हमें उपयोग सबसे अच्छे से देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कच्चे तेल में इनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। अगर केरोसिन 56 में मिल रहा तो डीजल हमें 57 डिग्री सेल्सियस पे मिल जाएगा, पेट्रोल 58 पे या 57 पॉइंट कुछ पे ही मिल जाएगा। अर्थात इनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर है। तब हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? प्रभाजी आसवन का। तो ये चौथी विधि थी, बहुत सरल है, इसके बारे में जानना भी हमने ये जान लिया। यहाँ ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही, तो थोड़ा जब क्योंकि हम जीएसई पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है?
तो इसका आंसर आप लोग बताएं या वीडियो के एंड में हम बताएंगे। पांचवी विधि क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, हिंदी में रवाकरण। क्रिस्टलीकरण ये पृथक्करण की विधि जब मिश्रण ठोस और द्रव का मिलके हो तब उपयोगी होता है ये क्रिस्टलीकरण या रवाकरण। इसका एग्जाम्पल हम प्राकृतिक रूप से देख सकते हैं, मिट्टी और पानी का मिश्रण। तो ये क्रिस्टल के रूप में मिट्टी और पानी का कोई घोल है, बर्तन में रखा जाए, मिट्टी क्योंकि भारी है ये नीचे ऐसे अलग से बैठ जाएगी, मिट्टी या बालू और पानी का मिक्सचर हो और पानी ऐसे ऊपर। तो इस तरह से हम पानी और मिट्टी को अलग कर लेंगे और फिर उसको और शुद्ध करना है तो अभी हमने छानना फिल्टरेशन देखा था कि उसमें हम पानी को एकदम अधिकतम शुद्धतम मात्रा तक प्राप्त कर सकते हैं फिल्टरेशन के माध्यम से। तो इस तरह ये क्रिस्टलीकरण भी मिश्रण के पृथक्करण की एक विधि है। फ्रेंड्स, ये 5 विधियां थी जो थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे या बड़े थे, जैसे कि ये प्रवाजी आसवन कारखानों में ऑयल रिफाइनरी में यूज़ किया जाता है, फिल्टरेशन जो कि व्यवहारिक रूप से भी हम सभी के लिए उपयोगी है, हम सभी ने कहीं ना कहीं उसका एग्जाम्पल देखा है। ये क्रिस्टलीकरण, रवाकरण, कुछ विधियाँ ऐसी भी हैं जो कि प्राकृतिक रूप से ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं। एक और विधि है वर्ण लेखन। तो वर्ण लेखन विधि में अलग अलग रंग की स्याही का तो वर्ण लेखन में विभिन्न रंगों की स्याही का पृथक्करण किया जाता है, ये विधि थी। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वर्ण लेखन जो कि मिश्रण के पृथक्करण की विधि है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अधिशोषण के सिद्धांत पर। वर्ण लेखन मिश्रण के पृथक्करण की विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अधिशोषण के सिद्धांत पर। एक और विधि जिसको जनरली हमने अभी देख ही लिया, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के माध्यम से हम अपने उपयोग में डालने वाली छोटी छोटी चीज़ें नहीं बोलेंगे, मिश्रण
का पृथक्करण कर सकते हैं। जैसे कि घर में शक्कर और पानी का मिश्रण है, तो वाष्पीकरण के माध्यम से हम इसका पृथक्करण कर सकते हैं। नमक प्लस पानी का मिश्रण है, तो इसका पृथक्करण भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ और। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हमने कहा था, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट डे है तो छोटा ही था, हम सभी ने देखा। एक चीज़ जो कि कच्चे तेल के शोधन में हम देख रहे थे कि सबसे पहले केरोसिन, उसके बाद डीजल, फिर पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी। इसके बाद भी शोधन होता है तो हमें ग्रीस, मोबिल और फिर पेट्रोलियम जेली, ये सभी प्राप्त होते हैं। कच्चे तेल के शोधन के बाद जब ये मिलते हैं, कुछ अशुद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनके शोधन के बाद हमें ये ग्रीस, मोबिल, पेट्रोलियम जेली ये सभी प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ आज के लिए ये कंप्लीट, पदार्थ का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग विलयन पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।